महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर अकेला ही चुनाव लड़ेगा या बीजेपी के फेवर की पॉलिसी अडॉप्ट होगी? और उत्तर प्रदेश में मायावती के पॉलिसी के कारण बीजेपी को फायदा मिलने का डर डर ही नहीं तो पूरा पूरा बंदोबस्त किया है। इसलिए मायावती जी का पिछले 2 साल में एक भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी के खिलाफ एक भी बयान नहीं है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में पूरा काऊ बेल्ट में बीजेपी आरएसएस हावी हो चुकी है और जो भी अम्बेडकराइट बहुजन फोर्स था वो इतना कमज़ोर हो गया है, तो उस फोर्स को फिर रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर और एक एक बड़े प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस बेल्ट में काफ़ी पोटेंशियल है, ट्रेन वर्कर है, काफ़ी बड़ा बेस है, लेकिन उस बेस का सही इस्तेमाल सही लीडरशिप के अभाव के कारण, सही संगठन के अभाव के कारण और सही कार्यक्रम के अभाव के कारण ये जो ट्रेन हमारी जो आर्मी हुई थी पिछले एक 20-25 साल के बहुजन आंदोलन के पीरियड में, वो आर्मी जब दूसरे दलों में भागने लगी है, उसमें एक भगदड़ मची है, तो इसको रोकने के प्रयास करना ये बहुत ज़रूरी है और इसी को मैं मजबूरी कह देता हूँ। लेकिन खुशी की जो बात है, आपने जो पूछा, तो बीआरएसपी 9 अक्टूबर 2015 में महाराष्ट्र में नागपुर में बनी, उसके बाद में गुजरात में कदम रखे, उसके बाद में तेलंगाना में कदम रखे और अब कर्नाटक में कदम रखे हैं। अब इस हालात में जब उत्तर भारत के कुछ साथी मिलकर ये दरखास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी बीआरएसपी को नॉर्थ इंडिया में लॉन्च करने का समय है। खास करके मेरे राइट में पृथ्वीराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अभी पूरे उत्तर भारत के बीआरएसपी की जिम्मेदारी के रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। या मेरे लेफ्ट में आईएनएल के प्रोफेसर शेख सुलेमान जी है, जो हमारे कोएलिशन पार्टनर साथी है। इनकी भी एक पार्टी है जो केरला में रूलिंग पार्टी के साथ है। या उनके लेफ्ट में जो बैठे हैं वो भी डॉक्टर इलियास है, इनकी भी एक पार्टी है जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो हम सारे एक दूसरे के कोएलिशन पार्टी के साथी है। और उनके बाजू में है वो कांशीराम साहब के तालीम के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, वो भाई जितेंद्र कुमार, वो भी शुरू से लेकर अपने आंदोलन के साथ रहे, वो भी एक महामंत्री के तौर पर उत्तर भारत में काम संभालने जा रहे हैं। तो खुशी की जो बात जो आपने जो पूछी वो वहाँ तक है कि फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, कोई और करता तो हम उसके साथ जुड़ जाते। लेकिन हमारी जो मजबूरी आपने जो पूछी वो सीधी है कि बाबा साहब के ज़माने में पूरे ऑल इंडिया का एक अम्बेडकराइट फोर्स बन गया, बाबा साहब चले गए, फिर थोड़ा बहुत बीपी मौर्य के माध्यम से नॉर्थ में रहा, फिर साउथ का अपना एक अलग रहा, सेंट्रल इंडिया का अपना एक रहा, बंगाल वाले पूरे कटे। लेकिन बाद में साहब श्री कांशीराम जी के लीडरशिप में संगठन में फिर इकट्ठा हुआ, फिर वो कुछ दिन तक चला, फिर साहब कांशीराम जी चले गए, फिर कुछ दिन तक मायावती ने चलाया, लेकिन उनकी कमजोरियां काफ़ी बार सामने आई और फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ फोर्स, फिर से इंटीग्रेट होकर एक मजबूती के साथ इस काऊ बेल्ट में खड़ा होना चाहिए। इस मकसद के साथ हमने नॉर्थ इंडिया में कदम रखा है, इसलिए वो खुशी की बात। तो अभी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ पार्टियों से आपकी बातचीत हुई है कि आप भी अकेले अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे या कुछ लोगों के साथ साझा? आपके सवाल के जो पीछे की बैकग्राउंड है वो मैं समझ गया। एक दो बात है कि जैसे आपने सवाल चुनाव को लेकर ही पूछा, लेकिन हम चुनाव अपनी एक प्राथमिकता नहीं मानते। बहुजन आंदोलन के साथी जिन्होंने भी कांशीराम साहब की ट्रेनिंग में पैदाइश की है, जिसमें हम खुद आते हैं, मैं खुद आता हूँ, तो उनके लिए मूवमेंट सर्वतोपरि रहती है, मूवमेंट उनके लिए ऊपर होती है। और मूवमेंट है सारे बहुजन समाज को जोड़कर एक ब्राह्मणवाद के मुकाबले में एक तगड़ा सामाजिक समीकरण खड़ा करना। और ये सामाजिक समीकरण जब तगड़ा खड़ा होगा तो फिर पॉलिटिकल एक्शन उतनी ही मजबूत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2024 को हम कुछ नहीं करेंगे। 2019 में भी मैंने खुद महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस का अलायंस का हिस्सा रहा। मैंने असेंबली का चुनाव भी लड़ा, ठाकरे परिवार के खिलाफ लड़ा।
तो 2024 में भी चाहे हमारे अलायंस पार्टनर है, महाराष्ट्र में 13-14 है, ऑल इंडिया में कुछ साथी है, और अपने अपने स्टेटों में वो एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस जो भी अलायंस है उसको मजबूत करने की कोशिश में लगेंगे। कई लोग हमें अप्रोच भी करते हैं, आज भी करते हैं। हो सकता है अगले बॉम्बे के मीटिंग में उन लोगों का कुछ नाम भी आ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी और आरएसएस के माध्यम से एक देश के सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया है, और वो चैलेंज कई अलग किस्म का है। उसका मोनेटाइजेशन या डीमोनेटाइजेशन एक चेहरा है, गुजरात कम्युनल राइट उसका एक दूसरा चेहरा है, मणिपुर ये उसका दूसरा एक चेहरा है, या देश के पूरे इकोनॉमी को ध्वस्त करना ये उसका एक अलग चेहरा है। तो इसके कई चेहरे जब सामने आ रहे हैं, जो चेहरे में कई देश का हित नजर नहीं आता, वो आम आदमी का हित नहीं नजर आता, और जिनको समाज में एक बदलाव की जरूरत है, ऐसे लोग तो काफी परेशान नजर आते हैं। इस हालत में अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ना, ये जो कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वैसी गलती ना करते हुए इस देश में किसी भी कीमत पर 2024 में कांग्रेस ये बीजेपी और आरएसएस ये हुक्मरान नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये बनने से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संवैधानिक ढांचा को और इस देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को कई तरह से क्षति पहुंचने की आशंका नहीं तो 100% डर है, और उस डर के खिलाफ पूरे देश के लोगों ने ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आप तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और मानव साहब काशीराम के साथ में एनडी साहब ने लंबे समय काम किया आपने, तो आपको लगता है वर्तमान समय में कि जो मायावती जी हैं वो उस भूमिका में रही हैं जिस भूमिका में आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? अब हम ठहरे दोनों कांशीराम स्कूल के पैदाइश है, चाहे मायावती जी हो चाहे मैं हूँ, दोनों कोई लंबे फासला भी नहीं है, समय का एक ही तकाजा है, लेकिन दोनों के समझ में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से आपने स्पष्ट रूप से सवाल पूछा, मायावती और प्रकाश अंबेडकर ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने लायक नहीं रहे हैं। इसी के कारण बसपा के कई पुराने लोगों ने अपनी जिंदगी जो उन्होंने लगाई वो बसपा से हटकर अलग अलग अपने रास्ते बनाए। कुछ लोगों ने बसपा के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन पार्टी को ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए हर लोगों ने अपने अपने अलग रास्ते बनाए। तो मायावती जी की तरह गलती ना करते हुए उनको अपने हाल पे छोड़ के देकर कि हम अपने एक अलग रास्ते बनाकर, फिर ऑल इंडिया में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है, अनटैप एरिया है, अनटैप समाज भी है, तो अनटैप एरिया अनटैप समाज जब खाली पड़ा है तो बहुत ज़मीन खाली पड़ी है। उनके नाम पे ना कोई किसी ने 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, उसको जो हम 7/12 कहते हैं, ना उनके नाम पे किसी ने लिखा है, ना बीजेपी आरएसएस के नाम पे लिखा है। और ये इसलिए मैंने दोनों नेताओं का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर अकेला ही चुनाव लड़ेगा या बीजेपी के फेवर की पॉलिसी अडॉप्ट होगी, और उत्तर प्रदेश में मायावती के पॉलिसी के कारण बीजेपी को फायदा मिलने का डर ही नहीं तो पूरा पूरा बंदोबस्त किया है। इसलिए मायावती जी का पिछले 2 साल में एक भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी के खिलाफ एक भी बयान नहीं है, और इसलिए उनकी राजनीति भविष्य का एक दिशा निर्देशन करती है, वह आरएसएस बीजेपी की फेवरेबल पॉलिटिक्स रहेगी। इसलिए कांशीराम जो भी सीख गए थे वो बेचारे भूल गए, अब वो भूल गए तो उसके लिए लोग तय करेंगे, जो भूला है उसको